कक्षा 9th फ्रांसीसी क्रांति। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन सरकार डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रांति के परिणामों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं महिलाओं की कि 18वीं सदी में फ्रांस में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। तो अधिकांश महिलाएं जो थी वो जीविका निर्वाह का काम करती थी। वो ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो तीसरे स्टेट के जो महिलाएं थी वो थी, और ये सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाज़ार में फल फूल सब्जियां बेचती थी। अमीर घरों में घरेलू काम किया करती थी। ये तीसरे वर्ग की महिलाएं थी। पहले और दूसरे वर्ग की महिलाएं ज़्यादातर अमीरी में ही थी। बात करते हैं तो अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। कुलीन में पादरी वर्ग की महिलाएं ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि तीसरे वर्ग की महिलाओं के पास परिवार के पालन पोषण का अतिरिक्त आर्थिक भार होता था, जिसके कारण वो क्या करती थी, बाहर जाके कामकाज निपटाती थी। तीसरे वर्ग की महिलाएं परिवार के पालन पोषण में ही व्यस्त रहती थी, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में लगकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख करना तथा घर चलाने के लिए मजदूरी करना। अब फ्रांसीसी क्रांति और महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई है फ्रांसीसी क्रांति में। तो फ्रांस में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके भी दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। क्रांति के दौरान महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही थी, इसीलिए महिलाओं ने संगठित होकर अनेक महिला क्लब बनाए। इन क्लबों में सबसे जो प्रमुख क्लब था या प्रसिद्ध क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। ये सबसे प्रसिद्ध महिला क्लबों में से एक था। इस क्लब की प्रमुख मांग थी पुरुषों के समान महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। महिलाओं को अत्यधिक निराशा हुई जब 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा प्राप्त हुआ। निष्क्रिय नागरिक मतलब मतदान का अधिकार उनको नहीं मिला। परिणाम क्या हुए? महिलाओं से संबंधित जो क्रांति हुई है, तो महिलाओं के लिए क्या परिणाम हुए, क्या बदलाव हुए हैं क्रांति के बाद। तो बात करें तो प्रारंभिक वर्षों में महिला के जीवन में सुधार लाने हेतु क्रांतिकारी सरकारों ने कुछ कानून लागू किए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही साथ महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। लड़की की मर्जी के बिना उसकी शादी करना कानूनी अपराध हो गया। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाना लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। तो जहाँ तक बात करें मताधिकार की उनकी, तो फिर भी महिलाओं को पूर्ण रूप से पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाए, इसलिए महिलाएं लगातार संघर्ष करती रहीं। आखिरकार 1946 में महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी राजनीतिक अधिकार 1946 में जाकर महिलाओं को प्राप्त होता है। अब एक सबसे बड़ी समस्या उस समय तत्कालीन फ्रांस की थी दास प्रथा, यानी फ्रांस के पुरुष लोगों को या महिलाओं को दास बना के या दासी बना के कैरिबियन सागर में भेज दिया जाता था और वहाँ से उनसे बेगारी में या कम मजदूरी के अंदर काम कराया जाता था। ये बड़ी फ्रांस के लिए भयावह स्थिति थी। तो ये क्या थी, कब शुरू होती है ये? तो कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडलोप और सैन डोमिंगो, ये 3 कैरिबियाई उपनिवेश थे। यहाँ पर तंबाकू, नील और चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का महत्वपूर्ण उत्पादन होता था। ये महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे विश्व को। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मजदूरी की आवश्यकता थी, मजदूरों की आवश्यकता थी। तो ये जो नील का हुआ, चाहे चीनी का हुआ, चाहे तंबाकू का हुआ, चाहे कॉफ़ी का है, तो इन बागानों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी, श्रम की आवश्यकता थी। इसलिए श्रम की पूर्ति के लिए इन कैरिबियाई उपनिवेशों या इन कैरिबियाई बागान मालिकों की नज़र थी यूरोप के देशों पे। तो इन देशों से प्राप्त होने वाले जो दास थे, इनके लिए फ्रांस बड़ा एक आसान शिकार था। तो इसके लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार प्रारंभ होता है।
और ये 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। दास व्यवहार को जैकोबिन सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था तथा फ्रांस में 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांस में जो दास प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। यानी एक बार दास प्रथा को जैकोबिन सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया, उसके बाद अंतिम रूप से 1848 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। दास प्रथा के चलते फ्रांस के अंदर जो बोर्दे और नाते बंदरगाह थे अफ्रीका के, वो बड़े फल फूल रहे थे, क्योंकि दास वहाँ लाके बेचे जाते थे, बहुत बड़े वो बन गए थे व्यापार के केंद्र। अब बात करें सेंसरशिप की, तो सेंसरशिप थी कि जब 1789 क्रांति होती है, उससे पहले सेंसरशिप का मतलब था कि जो भी प्रकाशन होता था अखबार या फिर पुस्तकों में या फिर नाटकों में या रंगमंच के कार्यक्रमों में, जो भी कार्यक्रम किया जाना है, उससे पहले उस सेंसरशिप यानी राजा के अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती थी। और वो अधिकारी ये देखते थे कि जो भी अखबार में या पुस्तकों में जो चीज़ लेख लिखे जाने हैं या नाटक किया जाना है, उसमें कहीं राजा राजतंत्र के खिलाफ तो कोई बातें नहीं कही जा रही, तब वो अनुमति मिलती थी। अगर ऐसा होता तो वो रोक देते थे। ये थी सेंसरशिप, एक बोर्ड था अधिकारियों के, राजा के अधिकारियों का। जब 1789 क्रांति होती है तो इस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया जाता है। तो पूर्व में राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक सभी को राजा की सेंसरशिप के अधिकारियों से पास होने पर ही प्रकाशन किया जा सकता था, ये मैंने बता दिया आपको। परंतु क्रांति के बाद अब अधिकारों के घोषणा पत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस में अखबार, पुस्तकों की, पर्चों की, छपी हुई तस्वीरों की, नाटकों की, रंगमंच के कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई। लोग उनको पढ़ने लग गए, लोग ज़्यादा समझने लग गए, लोग जागरूक होने लग गए। क्योंकि अब क्या हुआ था कि प्रेस की आज़ादी से यह हो गया था कि परस्पर विरोधी विचार भी प्रकाशित किए जा सकते हैं, यानी राजा के खिलाफ भी या सरकार के खिलाफ भी बात रखी जा सकती है। इससे लोगों को सरकार के जो किए जाने वाले कार्य थे, योजनाएं थी, उनके बारे में जनता को मालूम पड़ने लग गया। अब हम फ्रांसीसी क्रांति का सारांश पढ़ें तो सारांश में ये बात निकल के आती है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पुराने राजवंशों को हटा दिया था, बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी थी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में तो लोग उसको मुक्तिदाता मानते थे, बाद में वो उनके लिए कष्टदायक हो गया। अंततः 1815 ईस्वी में उसकी वाटरलू के युद्ध में हार हो जाती है। इसी के साथ फ्रांस में वापस वही घटनाक्रम पुनः प्रारंभ हो जाता है 1815 के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपना पाठ समाप्त हो चुका है। जो फ्रांसीसी क्रांति का लेसन था, पहला लेसन ख़त्म हो गया है। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।